बस खाना ही बना तू। आज शाह परिवार में सब खुश थे। उसका कारण था कि काफ़ी सालों बाद मिसेस शाह के बेटे दीपक की शादी जो थी। गृह प्रवेश के समय जया अपनी चांद सी बहू आरती का स्वागत करती है और बड़े प्यार से उससे रस्में करवाती है। अंदर आने के बाद, स्वागत है तुम्हारा बेटी, अब इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथों में है, आज से मैं मुक्त। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इस घर को अपना मानकर ही चलूँगी और सबके दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। और कुछ इस तरह हमारी कहानी की अदाकारा आरती की होती है एंट्री अगली सुबह। बहू, दीपक को ऑफिस जाना है, तो एक काम कर, उसकी शर्ट प्रेस कर दे, मैं तब तक खाना बना देती हूँ उसका। खाना मैं बना देती हूँ मम्मी जी, आप तब तक बाकी के काम कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, मैं तब तक। हाँ हाँ मम्मी जी, तब तक आप सब कुछ कर लीजिए, मैं जाके खाना बनाती हूँ। और ऐसे ही जया जी सुबह का तो काम कर लेती है, पर दोपहर में, अरे आरती बेटा चलो दोपहर का खाना मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप खाना बनाएंगी? ना ना ना, आप छत पर अचार सुखा रही थी ना, आप वो कर लीजिए, मैं खाने का काम देख लेती हूँ। हाय कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। इतना प्यार से खाना बनाती है और दिन भर किचन की गर्मी भी सहती है। जीती रहे मेरी प्यारी बहू। कुछ दिन तो जया जी समझ नहीं पाती कि मामला क्या है। वो तो अपनी बहू से थी इम्प्रेस्ड। वहीं दीपक भी अपनी बीवी को बहुत मानता था, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए जया जी ने देखा कि बहू तू आज ना इस्त्री कर दे, बहुत सारे कपड़े हो गए और मेरी पीठ दर्द की वजह से ना मैं ये कर नहीं पाऊंगी। नहीं 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 माँ जी, मुझसे नहीं होता ये प्रेस व्रेस, मैं किचन में हूँ, वहीं जाती हूँ दोबारा। अरे नहीं बहू, मैंने कहा ना कपड़े आज तू प्रेस करेगी बस। अरे अब क्या करूँ, चल आरती बेटा, आज तो तुझे ये करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ आरती चली जाती है प्रेस करने। लेकिन ये क्या, मुश्किल से 5 मिनट होते नहीं कि जया जी जो चाय पीते हुए अनुपमा देख रही थी, कहती है, अरे ये अनुज तो अनुपमा से इतना जल रहा है कि उसकी बू यहाँ तक आ रही है। हैं? एक मिनट, ये इतनी तेज जलने की बू कहाँ से आ रही है? इतने में वो उस स्मेल को सूंघते हुए आरती के कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि आरती एक कपड़े से आर पार उसे देख रही है। आरती बेटा, ये क्या जला दिया तूने? अरे ये तो देखा देखा सा, अरे ये तो मेरी साड़ी है। जी मम्मी जी, वो क्या है ना कि मैंने इसीलिए तो आपसे कहा था कि मुझे कपड़े इस्त्री करने नहीं आते। और ये कहकर आरती बाहर भाग जाती है। सास वहीं की वहीं खड़ी रहती है, पर वो अब बहू से कहे भी तो क्या कहे, साड़ी तो जल चुकी थी, अब क्या फ़ायदा। एक रोज़, आरती आज तुम एक काम करना, ऑनलाइन फिल्म टिकट्स बुक कर देना, हम आज मूवी देखने चलते हैं। और हाँ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है क्या? ऐसा करो, मुझे शाम 5 बजे ऑफिस से पिकअप कर लेना, ज़रा हम भी तो देखें मैडम साहिबा की ड्राइविंग। दीपक, मुझे ना गाड़ी नहीं आती चलानी, फिल्म की टिकट बुक करनी होती है क्या? वहाँ जाके लेनी नहीं पड़ती? मैंने 2008 में एक मूवी देखी थी, वो तो टिकट जाकर ही लेनी पड़ी थी। और ये फिल्म हम किसी और दिन देख लेते ना, आज नहीं, आज मुझे ना शाही पनीर बनाना है। हाँ, 2008 में मूवी देखी? तुम पूरा दिन घर में रहकर करती क्या थी फिर? न जाने कैसी लड़की से पाला पड़ा है। शाही पनीर बनाने के लिए तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती? क्या तुम्हें सिर्फ खाना बनाना ही आता है? क्योंकि मैं तो तुम्हें और कुछ करता हुआ कभी देखता ही नहीं हूँ। सही बात है बेटा, ये बहू सिर्फ खाना बनाना जानती है, बाकी और कोई भी काम बोल दो तो इसके पसीने छूट जाते हैं। और करती भी ऐसा ही है कि तू खुद को ही कोसेगा कि क्यों ही बोला इसे काम करने के लिए। बहू बस खाना बना तू। आई स्वेयर आरती, मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे अब। इतना कहकर दोनों दीपक और जया जी वहाँ से चले जाते हैं। आंखों में आंसू लिए आरती खाना बनाने में लग जाती है। बचपन से लेकर आज तक माँ ने हमेशा यही कहा कि बेटा ससुराल में कुछ और आए ना आए, खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। पर ये देखो, यहाँ तो खाना बनाने पर भी इतना सुनाया जा रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ अगर मुझे सिर्फ यही काम आता है? कोई बुरी आदत थोड़ी ना ये। इतने में
आरती को कॉल आता है। वो देखती है कि उसकी पुरानी सहेली रिया का फ़ोन है। हेलो रिया, कहाँ है यार तू? विदेश जाके तो तू सबको भूल ही गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, अब शादी के बाद बस ससुराल में बिजी हो गई, और फॉरेन जाके कोई कितनी बार आ सकता है। वैसे तू बता, तू कैसी है? तेरे घर में तो तू रानी बनकर जी रही होगी ना? तेरा खाना ही इतना लाजवाब रहता था यार। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? आरती उसे फ़ोन पे सारी बात बताती है। आरती, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तू इतनी लाचार कब से हो गई? इसी बात पर ये लोग तुझे ताने देते हैं ना। अब तुझे मैं ऐसा आइडिया देती हूँ कि तुझे तेरी इज्जत वापस मिलेगी। और रिया उसे फ़ोन पर सारी बात बताती है। आरती फ़ोन रखकर अपने आंसू पोंछती है और वापस किचन में चली जाती है। वो एकदम शांत रहने लगी थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती किसी से, और किचन में ही अपना ज़्यादातर समय बिताती। पति और सास की बातों का अब कोई जवाब भी नहीं देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन दीपक आरती के पास आकर बोला, फिर किचन में? बताना तो, क्या बनाती रहती हो? और ये दिन भर फ़ोन में क्या देखती रहती हो? बस खाना बना तू। आरती तब भी कोई जवाब नहीं देती और अपना काम करती रहती है। कुछ दिन बाद अचानक से कुछ गुंडे आरती के घर आते हैं। ए, अपने पति को बुला, चल। आप कौन हो? क्या चाहते हैं आप? हम दे दे बैंक से। अरे उस धोखेबाज दीपक ने बैंक से 20 लाख रुपए ले लिए थे और अब फ़ोन भी नहीं उठाता। क्या? 20 लाख? पर क्यों? कुछ बोल रहा था बिन्नी शुरू करने का। कहाँ भाग गया डरपोक? बाहर निकाल। सुनिए, मैं आप दोनों के पैर पड़ती हूँ, या मोहल्ले में तमाशा ना करें। 7 दिन, बस 7 दिन है तुम लोगों के पास। 7 दिन में अगर पैसे नहीं मिले तो ये घर हम जब्त करके नीलामी कर देंगे, समझे? और इतना कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। गए वो लोग? हाँ। आरती, मेरी बात सुनो। आरती, 1 मिनट। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। हाँ हाँ, जाकर एक ही काम कर, बस खाना बना तू। इतने में जया जी वहाँ आती है। बेटा दीपक, ये घर तेरे बाबूजी और मैंने बहुत प्यार और मेहनत से बनाया था। कहा जाए तो ये उनकी आखिरी निशानी है। कोशिश करना कि ये जाए ना बेटा। हाँ माँ, जानता हूँ, इस घर से मेरी भी तो यादें जुड़ी हैं। काश मैंने आप लोगों से पूछकर ये लोन लिया होता तो ये नौबत ही ना आती। और ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन दीपक जब बाहर हॉल में आता है, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरे पर सिर्फ नमी। माँ, आरती, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की पर बाबूजी की ये आखिरी निशानी बचा नहीं पाया। रुकिए आप सब, ये लीजिए 20 लाख का चेक। क्या? कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना पैसा? याद है आप लोगों को, आपने मुझे कितने ताने मारे थे कि मुझे खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। मेरी सहेली रिया ने एक दिन मुझे फ़ोन पर समझाया कि मैं इसी को अपनी ताकत बनाऊं और टिफ़िन का काम शुरू करूं। पहले 1-2 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मैंने लोगों को ऑफिस में टिफ़िन देना शुरू किया और अब तो मेरा खाना इतना मशहूर हो गया है कि शहर में ही मैंने अपना एक क्लाउड किचन खोलने का भी सोचा है, वहीं घर के पीछे वाले एरिया में। पर फ़िलहाल तो यही पैसे मेरे घर वालों के काम आ गए, यही अच्छी बात है। ये सुनकर दीपक और जया जी की आंखें भर आई। उन्होंने आरती से माफ़ी मांगी और 6 महीने बाद, आरती, सच में मुझे नाज है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने तुम्हारे साथ कितनी बदसलूकी की, न जाने तुम्हें क्या क्या कह गया मैं, पर तुमने समय आने पर मेरी मदद की। रियली आरती, थैंक्स। सच आरती, तुमने जैसा पहले दिन कहा था वैसा ही हुआ। तुमने हमारे दिल में अपने लिए जगह बना ली है और अब से हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। बस खाना ही बना तू। शादी के ठीक बाद नेहा की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। बताइए, क्या हुआ है आपको? बेटे की शादी थी तो थकान हो गई, मौसम बदल रहा है तो जुकाम और बुखार हो गया, ऊपर से बहू के घर का खाना पता नहीं कैसा था कि पेट भी खराब हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया था डॉक्टर साहब,
सारे रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। रोहित की माँ इतनी कमजोर है कि जरा से में बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, आप सारी जांच करके देखिए, मुझे ऐसी क्या बीमारी है कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। फिलहाल तो ज्यादा कुछ नहीं है, पहले आपके जुकाम, बुखार और पेट का इलाज कर लेते हैं, फिर बाकी के टेस्ट करवा लेंगे। अभी आप ये दवाइयाँ ले आइए। पिताजी, मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। माँ जी तो बीमार थी, इसलिए नेहा ने किचन संभाल लिया। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। तेरे बाबूजी और रोहित ने खाना खा लिया? रोहित तो टिफिन लेकर ऑफिस गए हैं माँ, और बाबूजी ने खाना खा लिया है। आप शुरू कीजिए। ये क्या, खाने में इतना तेल, इतने मसाले? अरे अभी अभी तो तबीयत ठीक हुई है मेरी, तुम क्या मुझे वापस बीमार करना चाहती हो? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? देखो ये बहू ने कैसा खाना बनाया है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे मैं ये खाना खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी ना। ओ हाँ, बहू को अभी पता नहीं ना तुम्हारे बारे में, रोहित समझा देगा उसे। देख बहू, अच्छे से समझ लेना कि इस घर में कैसा खाना बनता है। हाँ माँ जी, मैं समझ लूंगी, लेकिन अभी आप कुछ तो खा लो। ये खाना खा लूंगी तो कल का खाना खाने के लिए बचूंगी भी नहीं। सास की बातें सुनकर नेहा उदास हो गई। उसने रोहित के घर आती ही उससे माँ जी के खाने के बारे में पूछा। आज माँ जी ने मुझे खाने के लिए बहुत बुरा भला कहा। माँ को मसालेदार और तेल घी वाला खाना सूट नहीं करता, वो बीमार पड़ जाती हैं। ऐसी क्या बीमारी है माँ जी को? पता नहीं, आज तक कई डॉक्टरों को दिखाया, कितने टेस्ट करवाए, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। नेहा को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सास के हिसाब का खाना बनाना सीख लिया। माँ जी, आज तो खाना ठीक है ना? खाना तो ठीक है, लेकिन ये मुआ रेडियो क्यों चल रहा है इतनी तेज आवाज में? वो माँ जी, मैं अकेले काम करते करते बोर हो रही थी ना, तो टाइम पास करने के लिए चला दिया। तेरा इस टाइम पास के चक्कर में मेरा सर दर्द से फटने लगा है। तेज आवाज से मुझे माइग्रेन हो जाता है। सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था। तो मैं जब तक सब पता चलेगा तब तक मैं तो भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए ना माँ जी। अब मैं कहीं भूख से ही ना मर जाऊं। खाना मेरे कमरे में रख दो। बेचारी नेहा, उस दिन उसे बहुत दुख हुआ। नेहा, तुम रो क्यों रही हो? आज माँ जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं तो सिर्फ रेडियो सुन रही थी। ओहो, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें तेज आवाज से सर दर्द होने लगता है, दर्द की वजह से बोल दिया होगा कुछ। लेकिन मुझे तो ये सब पता ही नहीं था ना। इसलिए बाबूजी ने मुझे पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया, और मैं तुम्हारे लिए ये हेडफोन लाया हूँ। अब तुम अपने गाने भी सुन सकती हो और माँ को परेशानी भी नहीं होगी। ये सिर्फ एक बात का हाल है, लेकिन माँ को तो हर चीज से परेशानी है। अब क्या कर सकते हैं, माँ बीमार ही इतनी रहती है। लेकिन माँ को ऐसी कौन सी बीमारी है? तुम्हें बताया तो था, किसी भी डॉक्टर को माँ की बीमारी समझ में नहीं आ रही। अब तुम भी ये सब सोचना छोड़ दो, ये हेडफोन लो और अपने पसंद के गाने सुनो। रोहित के गिफ्ट से नेहा की एक परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल खड़े हो गए। आज मैं देर से उठा हूं या तुम जल्दी उठ गई? वो माँ जी को कल रात भर सर दर्द हुआ ना, तो जल्दी उठकर उनकी जगह मैंने पूजा कर दी। अरे वाह, आच, आच, हे भगवान, ये किसकी करामत है? ये तो माँ जी की आवाज है। चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ माँ? आच, ये घर में गुलाब कौन लाया? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी उठा हूं। माँ जी, आप कल रात भर सो नहीं पाई, तो मैंने जल्दी उठकर पूजा पाठ किया। घर में फूल नहीं थे ना, तो मैं बाजार से गुलाब के फूल ले आई। नेहा, माँ को गुलाब के फूल की एलर्जी है। अब मुझे ये कैसे पता होगा? अच्छा, तुझे कुछ पता नहीं तो तू वही काम क्यों करती है जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए? रोहित के बाबूजी, ये बहू मेरी जान लेना चाहती है। माँ जी, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? वो तो तुझे ही पता, लेकिन कुछ तो है। रोहित की माँ, बस करो, बेचारी बहू को कुछ पता ही नहीं है।
बस इसलिए उससे गलती हो जाती है। जाओ तुम कमरे में। बहू, तुम रोहित की माँ का बुरा मत मानो। वो अपनी बीमारियों से इतनी परेशान है कि उल्टा सीधा बोल देती है। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे चिंता हो रही है माँ जी की बीमारी की। ये बताइए कि माँ जी को ऐसी प्रॉब्लम्स कब से होने लगी? शादी के 6-7 महीने बाद से। बाबूजी, तब घर का माहौल कैसा था? अरे भरा पूरा परिवार था। मेरे बाबूजी, माँ, काका, काकी, मेरे दोनों बड़े भाई, दोनों भाभियाँ, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, एक छोटा भाई और एक बहन। सब साथ रहते थे। इतना बड़ा परिवार? हाँ, मैं जब 10 साल का हुआ ना, तब पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ। उसके पहले तक तो हमारी जॉइंट फैमिली ही थी। और माँ जी किस चीज से बीमार पड़ जाती हैं? जब तेज गर्मी हो, ठंड हो या ज्यादा बरसात हो जाए। जब माँ ज्यादा थक जाए, जैसे दिवाली पर घर की सफाई या कोई फंक्शन हो, या ज्यादा मेहमानों के आने से घर का काम बढ़ जाए। तेज म्यूजिक, तेज लाइट या ऐसे कोई तेज स्मेल आ जाए। तो माँ जी की ये बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे? सब पता चल जाएगा। आप कल माँ जी की टेस्ट रिपोर्ट लेने जाने वाले हो ना? हाँ। तो सुनिए क्या करना है। अगले दिन रोहित माँ जी की रिपोर्ट्स लेकर आता है। माँ, बाबूजी, नेहा। अरे क्या हो गया रोहित? माँ जी की रिपोर्ट आ गई है। कुछ सीरियस है क्या? जिसका डर था वही हुआ। अरे गोल गोल बातें मत कर, सीधी तरफ बता बेटा, क्या हुआ है मुझे? माँ, आपकी किडनी, लिवर सब फेल हो गया है। आपका दिल भी कमज़ोर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ये क्या बक रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी बीमार हूँ। लेकिन माँ जी, रिपोर्ट झूठी तो नहीं हो सकती ना? हाँ, माँ को 20 साल की उम्र से बीमारी लग गई थी, लेकिन कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया और अब ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाँ रोहित की माँ, तुम्हें याद है शादी के 6 महीने बाद से तुम बीमार रहने लगी थी। अरे लेकिन वो अलग था, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये तुम कैसे कह सकती हो माँ? हाँ, तुम उस वक्त बीमार पड़ी थी ना, और अब डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, तो सच ही तो होगा। और आप तभी से बीमारी तो रहती आई हैं। अरे लेकिन तब मैं बीमार थी ही नहीं। क्या मतलब? अरे तब मैं बीमारी का नाटक करती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये क्या बोल रही हो? हाँ, घर में इतने सारे लोग थे और सबसे छोटी बहू मैं थी, तो सारा काम मुझे करना पड़ता। इसलिए काम से बचने के लिए मैं नाटक करने लगी। लेकिन आपको अभी भी वही बीमारियां होती है ना माँ? हाँ, अगर नाटक था तो ये प्रॉब्लम तुम्हें अभी क्यों होती है? इसका जवाब मैं देती हूँ। माँ जी कई महीनों तक नाटक करती रही, इसलिए इनके दिमाग ने धीरे धीरे इस झूठ को सच मान लिया और इनका दिमाग उन बीमारियों का एहसास कराने लगा। हैं? ऐसे भी होता है क्या? हाँ माँ जी, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप बात बात पर बीमार पड़ने लगी तो मैंने अपने मामा से बात की, जो एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया मुझे। तो ये रिपोर्ट्स? मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी नेहा के कहने पर, ताकि आप सच बताएं। यानी मुझे कुछ नहीं हुआ? नहीं माँ जी, और आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। हम किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वाह बहू, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा और तूने मेरी जिंदगी भर की तकलीफें दूर कर दी। थैंक यू और सॉरी बहू। अरे मुझे भी तो सॉरी कहो, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की है, वो भी झूठ मूठ की बीमारी के लिए। हाँ हाँ, आप भी माफ कर दो मुझे, बस सॉरी। तो इस तरह नेहा ने अपनी सास की बीमारी पकड़ भी ली और ठीक भी कर दी।